विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीच एनटीए स्कैम, बीच जेईई के पेपर बिकना, या फिर यूपीएससी के आला अफसरों का पकड़ा जाना। लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? Yet today we stand at a critical juncture with the कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. ना चोरहार्यम ना च राज्यकार्यम ना भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने जरूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें यह भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा, एक मानसिक बदलाव। थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर मैडम। फॉर रिकॉग्निशन ऑनरेबल स्पीकर मैम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जानकारी देना नहीं बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। उन पर दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? Yet today we stand at a critical juncture where the future of our youths are being determined not only by our schools and universities but also by the burgeoning industry of coaching institutions. These institutions have become the lifeline for millions of students aspiring to excel in competitive examinations. Yet we must confront an unsettling truth. The lack of an effective and regulatory framework is putting the lives of our students at risk. Let's take for an example the tragic story of Khushbu Meena, a young and a bright girl who succumbed to immense pressure, driven to take her own life. Why exactly? Just because she couldn't score more than 95% in her board examinations. This is not just an isolated incident. In Kota, Rajasthan, the hub of India's coaching institute, there have been numerous suicides attributed to the immense pressure and burden being placed on the students. Just last year, we heard the heartbreaking case of a young girl, Niharika Solanki, who ended her own life. She left behind a note
It described the immense burden she was being placed under by her coaching institutions. ऐसी कितनी जाने जाएगी जिसके पहले हम कोई ठोस कदम उठाएंगे? ऐसे कितने सपने बिखरेंगे जिसके पहले हम कोई रेगुलेशन की मांग करेंगे? इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करना ही पड़ेगा. उन्हें बच्चों के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना ही पड़ेगा. Let us not forget the equation of parents in this scenario. Parents too play a critical role. Driven by the fear of their children falling behind, they often push them to these high pressure environments. We need to create awareness among parents about the importance of mental health and the balanced growth of their children. We must encourage them to look after the overall development of their child and not just focus solely on academic achievements. Let us not forget the role of mental health counselors in this scenario. These institutions should be mandated to have mental health counselors who can provide guidance and support to these children so that they can cope up with the stress and anxiety associated with these competitive examinations. Let us not turn a blind eye to the suffering of our youth. It is time for the government of India to step in, to create and enforce regulations that hold these institutions accountable for the suicides attempted by our children. मुस्तकाबिल के ख्वाब जो आंखों में सजाए जाते हैं वो बेजान किताबों तले रोंदे जाते हैं. कब तक इन कोचिंग की बेड़ियां हमें सताई रखेगी? अब वक्त आ गया है कि हम इसे सामने लाएंगे. धन्यवाद और जय हिंद. ऑनरेबल मेंबर, एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या. A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते. कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स. इन स्पाइट ऑफ नोइंग द एरर इन द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स, वी डू नॉट से अगेंस्ट एनीथिंग. महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है. शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? द क्लासेस इन दीज कोचिंग सेंटर्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस लेवल. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है. मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी. पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी. ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है. येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम. द कोचिंग सेंटर्स शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए. The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. साइकोलॉजी के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए. In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading government's advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग्स ज़रूर दिखेंगे. इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता. हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं. जय हिंद. थैंक यू. किसी अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है. अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है. Greetings to the members of the House. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number.
Upon seeing this, our government decided to wake up from its sweet slumber and gave us the 2024 regulatory coaching guidelines. However, they've missed the mark with this one, and let's see how. Firstly, the guidelines state at multiple places that there is undue stress or academic pressure on coaching-going students. Let's look at some numbers, shall we? For an exam like NEET, there are 25 lakh students competing for just 50,000 seats. For an exam like JEE, there are 14 lakh aspirants vying for 14,000. So no, I disagree with the government on this premise that even though coachings may create pressure on students, one of the major reasons for stress in their life is the limited number of government college seats. A simple solution involves increasing the number of seats available, but our government has not paid heed to that either. A new regulation in the guidelines state that no student below the age of 16 can enroll in private centers. However, what we are forgetting, ladies and gentlemen, is that preparation for higher competitive exams like UPSC, JEE or NEET isn't done overnight. It takes time and efforts of early foundational courses, but with such provisions, we're robbing the younger generation of beautiful opportunities. Honorable member, kindly conclude your speech. India's education system is severely underfunded, with most states just allotting 2.5 to 3.2% of their GDP to education, which is far below the Kothari Commission's recommended 6%. So I urge the government to finally start investing more in building better infrastructure and teacher skills. Honorable member, the time for your speech is over. Kindly take your seat. Thank you. Honorable member, Kanak Chandak. एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोरहार्यम न च राज्यकार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम. Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है. मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपये बढ़ाकर आपको 30,001 रुपये की स्कॉलरशिप दे दूं. सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया. We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं alarming mental health issues की. एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते. लोग कहते हैं अगर हम भी अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते. पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं. 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है. ये कंसर्निंग नहीं है. चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं. मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट ख़राब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल. सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है. Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? Conclude. स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें, विद्यार्थी के विकास और न्याय संघ कोचिंग का अभियान दें और ऐसे 2 बोर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी दान दें. धन्यवाद. Honorable member हिमाक्षी शेखावत. लेकिन अगर इन नियमों का उल्लंघन ऐसे ही होता रहा तो एक गरीब बच्चा जो कोचिंग की एडमिशन फीस के लिए धक्के खाता है, उसकी व्यथा बस यही हो जाएगी कि लेकर अपनी टूटी साइकिल कोचिंग भागा हूँ, एडमिशन फीस के चक्कर में रात भर जागा हूँ, भाग दौड़ की जिंदगी में आई बहुत थकान, एडमिशन फीस के चक्कर में बिक गए खेत मकान, उम्र हमारी 18 बरस की हर दिन मुझे सताती है, एडमिशन फीस चुकाने में उम्र बीती जाती है, देख देख शिक्षा का आलम मन में बड़ी उदासी है, मन में बड़ी उदासी है. But this poor child can be helped by following regulations
laid in an effective regulatory framework. We must know कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नज़रों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज़्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें ज़रूरत है मजबूत नियम बनाने की ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत। The erosion of trust of people in the government is the main reason as a threat to our democracy. कहने का अर्थात ये है कि ये विश्वास ही है लोगों का सरकार में जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीच एनटीए स्कैम, बीच जेई के पेपर बिकना या फिर यूपीएससी के आला अफसरों का पकड़ा जाना। और हमारी माननीय सरकार तो ऐसी है, they pretend that they are working on it, but the fact we all know कि हो तो कुछ नहीं रहा। And they talk about transparency, unbiasedism, what an hypocrites they are। इतना ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चों ने किसी सर्वे की रिपोर्ट मांगी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आई हो या आपने कल ही वो रिपोर्ट पेश कर दी हो। How many times have it happened? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। We have the largest constitution. Even our legal laws are stronger than USA. But where we lack is the implementation of these laws. And the reason? Corruption, political interest. We never know when this precious circle of studies become the vicious circle of political interest. And here, I would like to urge this entire hall that we don't need government. अरे लोगों का तो विश्वास ही नहीं है। जहाँ विश्वास ना हो वहाँ कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे चल सकता है? When people are dying, when the kids are dying, how can you say कि आप कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देंगे और लोग उसको अंधाधुन विश्वास करेंगे? Never. We need an independent body. It's an era of specialization. People study child psychology, criminology. For that matter, we can have two lawyers who have studied the educational laws very well. And we can have the people like Divyakirti sir, Alakh Pandey sir, who can provide us the regulatory framework, and we can debate that in this parliament. सरकार भी आ गई, लोग भी आ गए, बिकॉज मासेस का विश्वास सरकार के साथ तो नहीं है। दे ट्रस्ट दीज पीपल एंड वी वांट द ट्रस्ट। वी नीड दिस इंडिपेंडेंट बॉडी। बाय द वे, अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती थी देन व्हाई द चेंज टू सीबीएसई टू एनटी? सीबीएसई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स। दे हैव कंडक्टेड एन एंटायर रीनीट बिकॉज ऑफ 44 बॉयज। नाउ दैट्स व्हाट अ गवर्नमेंट शुड से and that what a government should do। ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे। आपका अनबायसिज्म हम जानते हैं, आपका अनबायसिज्म हम पहचानते हैं। At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पे विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे। लोगों का विश्वास पाने के लिए चीज़ों को सही करना पड़ता है, बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है। ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम